हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सिद्धांत स्कॉलर स्टडी पॉइंट। आई एम नंदिता जैन। इस वीडियो लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे एमए इकोनॉमिक्स इग्नू के सब्जेक्ट MEC 105 को। इसे 005 भी कहते हैं। ये चैप्टर नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 है। चैप्टर का नाम है जनसंख्या एवं मानव संसाधन। और आज हम इस वीडियो में दो क्वेश्चंस को कवर करेंगे। पहला है भारत में जनसंख्या की समस्या की प्रकृति और दूसरा है समस्या नियंत्रण एवं नीति। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत में जनसंख्या की समस्या की प्रकृति कैसी है। भारत अधिक ज्ञान जनसंख्या वाला देश है। हमें पता है हमारे देश की जनसंख्या बहुत ही ज़्यादा है। इसके अलावा 1950 में जनसंख्या वृद्धि पर लगातार वृद्धि हो रही है। तो 1950 से लेकर जब हमारा देश लगभग आज़ाद हुआ था 1947 में, तब से जनसंख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। इसका कारण अधिक प्रजनन दर तथा मृत्यु दर का कम होना है। तो क्या कारण है इसका कि जन्म दर तो है बहुत अधिक और मृत्यु दर है कम। तो मृत्यु दर का कम होना तो एक अच्छी बात है, लेकिन प्रजनन दर बहुत अधिक है, जिसकी वजह से जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इसके अतिरिक्त ऊंची जन्म दर तथा मृत्यु दर काफ़ी लंबे समय के लिए नीचे भारी उम्र का पिरामिड बनाती हैं। अर्थव्यवस्था में निर्भरता अनुपात काफ़ी बढ़ जाता है। तो इसका क्या मतलब है, देखो ऊंची जन्म दर ऊंची है, यानी कि शिशुओं की जनसंख्या अधिक है, तो वो आश्रित होते हैं, क्योंकि वो 14 साल से कम के उम्र के जो लोग बच्चे होते हैं वो आश्रित कहलाते हैं। ठीक है। और हमारे देश में तो 18, 20, 21, 22, 23 साल तक बच्चे पढ़ते हैं, तब तक वो अर्निंग नहीं करते, तभी तक वो आश्रित होते हैं। ठीक है, क्योंकि विदेशों में तो 14 साल के बाद बच्चे काम करने लगते हैं, अपना जेब खर्च निकालते हैं। बट हमारे यहाँ क्या टेंडेंसी है कि जब तक बच्चा पढ़ रहा है तब तक उसे काम करने के लिए नहीं बोला जाता। तो आश्रित जो ईयर्स हैं हमारे देश में वो ज़्यादा हैं। ठीक है, ज़्यादा साल तक बच्चा आश्रित रहता है। इसी तरह मृत्यु दर में कमी है, यानी कि वृद्धों की संख्या ज़्यादा है। तो इधर तो शिशु आश्रित हो गए, उधर जो वृद्ध लोग हैं वो आश्रित हैं। तो ये नीचे जो है ना, क्या है, भारी उम्र का पिरामिड बनाती है। अर्थव्यवस्था में निर्भरता अनुपात ज़्यादा बढ़ जाता है। देश की कुल जनसंख्या में महिलाओं के अनुपात के साथ पुरुषों का अनुपात धीरे धीरे बढ़ता है। अर्थव्यवस्था पर ग्रामीण क्षेत्र का घनत्व अधिक मात्रा में होता है। ठीक है, क्योंकि हमारा जो देश है कृषि प्रधान देश है, तो ज़्यादातर गांव का घनत्व ज़्यादा है। दूसरी बात है कि कुल जनसंख्या में महिलाओं के अनुपात के साथ पुरुषों का अनुपात भी बढ़ता जाता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर बात यह है कि भारत में जनसंख्या की समस्या बहुत बड़ी है। तो इस जनसंख्या वृद्धि के क्या क्या कारण हैं पिछले 6 दशकों में। अब तो 7 दशक भी आ सकता है, क्योंकि हमारी आज़ादी को 75 साल हो चुके हैं। तो अगर 7 दशक भी आए तो आप यही आंसर है उसका भी, 6 दशकों में या 7 दशकों में जनसंख्या वृद्धि में तीव्रता के कारणों को 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। पहले तो उच्च जन्म द्वारा सूचित उच्च प्रजनन दर के लिए उत्तरदायी कारक, दूसरी घटती हुई मृत्यु दरों द्वारा सूचित घटती हुई मरणशीलता के लिए उत्तरदायी कारक। ठीक है, पहले हम ऊंची जन्म दर का पढ़ लेते हैं कि ऊंची जन्म दर के लिए सामाजिक और आर्थिक दोनों तरह के कारक जिम्मेदार हैं। कि हमारे देश में इतनी ऊंची जन्म दर क्यों है, उसके लिए कारक हम पढ़ रहे हैं। पहली बात तो है कि भारत में विवाह एक व्यापक तत्व। भारत में महिलाओं की छोटी उम्र में ही विवाह कर दिया जाता है। ऐसी महिला बहुत कम होती है जिनका विवाह प्रजनन आयु के बाद हो। ऐसे में 3 महत्वपूर्ण तथ्य आते हैं। प्रजनन आयु 15 से लेके 49 वर्ष में महिलाओं का अनुपात कुल महिला जनसंख्या के 47 के आसपास होता है। ठीक है, तो जो रिप्रोडक्शन की एज होती है हमारी कंट्री में, क्योंकि हमारा जो देश है थोड़ा सा गर्म देश है, तो यहाँ पे जो रिप्रोडक्शन एज होती है वो ज़्यादा होती है, तो 15 से 49 ईयर्स तक की है। तो इसमें महिलाओं में जो इस एज में जो कुल अनुपात है वो 47 के आसपास है। मतलब तो टोटल जितनी भी महिलाओं की संख्या है उसमें 47% की एज की परसेंट तक जो महिलाओं की एज है वो 15 से 49 के बीच में है, यानी कि रिप्रोडक्शन की एज है। फिर ज़्यादातर महिलाओं का विवाह प्रजनन आयु में ही हो जाता है। 1961 में यह अनुपात महिला जनसंख्या का 84.53% था, जो कि अब 81% है। ठीक है, तो जो एज होती है रिप्रोडक्शन की, उसमें अगर शादी हो जाएगी, उनका विवाह हो जाएगा, तो जन्म दर भी अधिक होगी। फिर 1951 से लेकर 1961 में महिलाओं के विवाह की औसत आयु 15.6 वर्ष थी, जो कि 2008 में बढ़कर 18.3 वर्ष हो गई है। ठीक है, तो 50-51 में तो महिलाओं का जल्दी से शादी कर दी जाती थी। ठीक है, और हमारे यहाँ हमने कहा कि 15 से लेकर 49 वर्ष तक रिप्रोडक्शन की एज होती है, तो जिससे भी जन्म दर है वो अधिक हो जाती है। ठीक है, अब 2008 में अगर सर्वे के हिसाब से देखा तो 18.3 वर्ष हो गई है महिलाओं की औसत विवाह की आयु। ठीक है, तब भी 18 साल
की उम्र में अगर शादी हो जाती है तो फिर जनसंख्या वृद्धि दर हो जाती है। हालांकि बाल विवाह में कमी आई है, किंतु विवाह के समय औसत आयु में वृद्धि बहुत धीमी है। ठीक है, तो हालांकि अब बाल विवाह नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी ज़्यादा नहीं है। जैसे हमने कहा 18 ईयर्स के आसपास अगर एवरेज शादी हो जाती है तो जन्म दर भी अधिक होगी। फिर है प्राकृतिक प्रजनन दर में वृद्धि। कम आयु की महिलाओं में यह तत्व पाए जाते हैं: बेहतर भरण पोषण एवं स्वास्थ्य के कारण युगलों की सुधरी हुई जैविक प्रजनन पर परंपरागत सांस्कृतिक अवरोधों का कम होना, जिनके कारण लैंगिक बचाव होता था, और बच्चों में स्तनपान की कमी। ठीक है, तो इसके कारण क्या है कि भरण पोषण और स्वास्थ्य अच्छा होता है तो डेफिनेटली जन्म दर भी अधिक होगी शादी के बाद। फिर है प्रजनन का परंपरागत जो भी सांस्कृतिक अवरोध हैं यहाँ पर वो नहीं होते हैं, बच्चों को भगवान की देन मान लिया जाता है। और तीसरी बात है कि बच्चों में स्तनपान की कमी, तो स्तन अगर बच्चे बहुत दिन तक अपनी मदर का फीड करते हैं तो जन्म दर में कमी होती है, लेकिन अगर बच्चे जल्दी फीड करना छोड़ देते हैं तो जन्म दर बढ़ सकती है। अब आधुनिकीकरण की इस प्रारंभिक अवस्था के कारण परिणामों को एक मजबूत सांस्कृतिक विरासत वाले प्रत्येक देश को ग्रहण करना पड़ता है। 2001 की जनगणना में इस प्रवृत्ति में विविधता हो गई थी, जब कुल प्रजनन दर कम होकर 3.2 हो गई थी। इस समय का अनुपात 2.8 है, जिससे ये संकेत दिखाई देता है कि भारत प्रजनन संक्रमण के अंतिम चरण से गुजर रहा है तथा धीरे धीरे न्यून प्रजनन की ओर बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसमें कहने का मतलब है कि मॉडर्नाइजेशन हो गया है तो थोड़ी सी प्रजनन दर कम हो गई है। ठीक है, पहले 3.2 थी, अब 2.8 है। तो ये प्रजनन संक्रमण के अंतिम दौर से गुजर रहा है और धीरे धीरे न्यून प्रजनन की ओर बढ़ा है, क्योंकि अब लोग पढ़े लिखे हैं, हेल्दी भी रहना चाहते हैं और एजुकेटेड भी हैं, तो उन्हें पता है कि वो उनकी फैमिलीज थोड़ी छोटी ही रहती है, तो एक बेटर है। दूसरी बात है कि घटती हुई मृत्यु दर। भारत मृत्यु दर का स्तर लगभग विकसित देशों के समान प्राप्त हो चुका है। अब जैसे मृत्यु दर में कमी होना तो एक अच्छी बात है, जीवन प्रत्याशा बढ़ जाती है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाती है। ठीक है, एक बेबी बॉर्न हुआ तो कम से कम 70-80 साल तक जिए वो, तो ये तो जैसे विकसित देश है वैसा ही हो रहा है। बट क्या है कि विकसित देशों में जन्म दर भी कम होती है और हमारे यहाँ जन्म दर बहुत अधिक है। इसकी वजह से उल्टा रिएक्ट हो रहा है। ठीक है, जन्म लेने वाले शिशुओं की संख्या है बहुत अधिक और मरने वालों की है कम, तो जनसंख्या विस्फोट की स्थिति भी पैदा हो जाती है, पॉपुलेशन ब्लास्ट हो सकता है। तो पिछले कुछ वर्षों में रोग नियंत्रण एवं मृत्यु नियंत्रण तकनीकों के विकास के परिणामस्वरूप जानलेवा बीमारियां जैसे हैजा, प्लेग, चेचक, मियादी बुखार आदि से मुक्ति मिली है। इस वजह से मृत्यु दर में कमी आई है। दूसरी बात है बेहतर मातृत्व सुविधाओं, प्रसव के उपरांत देखभाल तथा शिक्षा के प्रसार से शिशु मृत्यु दर में कमी आई है, जो कि बहुत अच्छी बात है। क्योंकि पहले क्या होता था कि माँ की और बच्चे की दोनों की डेथ हो जाती थी, लेकिन अब बेबी के बॉर्न होने के बाद काफ़ी फैसिलिटीज़ दी जाती हैं और उसके बाद देखभाल भी अच्छी की जाती है और साथ ही शिक्षा का प्रसार है, जिसकी वजह से लोगों को वो थोड़े से जागरूक हुए हैं, तो इसकी वजह से शिशु मृत्यु दर में कमी आई है। थर्ड है पहले की भांति भयंकर अकाल, खाद्यान्न की कमी आदि आपदाओं पर नियंत्रण से भी मृत्यु दर में कमी आई है, क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा अकाल पड़ते थे, खाने पीने की कमी हो जाया करती थी, नेचुरल डिजास्टर हो जाते थे, तो उस पर हमने नियंत्रण पा लिया है, जिसकी वजह से मृत्यु दर में कमी आई है। दूसरा, जनसंख्या वृद्धि के प्रभाव क्या पड़ते हैं, तो ये तो हमने पढ़ लिया। हमने क्या पढ़ा है अभी, देखिए हमने पढ़े थे कि जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या है। ठीक है, तो हमने कहा कि इसके लिए एक तो भारत में विवाह एक तत्व है जनसंख्या वृद्धि का, दूसरी बात है प्रजनन दर में वृद्धि हुई है और घटती हुई मृत्यु दर। ठीक है, अब जनसंख्या वृद्धि के प्रभाव क्या हैं इसको पढ़ लेते हैं। जनसंख्या वृद्धि एक बहुत बड़ी समस्या की जड़ मानी गई है। जनसंख्या वृद्धि के कारण अनेक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। कैसन का तर्क है कि आर.एच. कैसन जो हैं आर.एच. कैसन, उन्होंने दो मुख्य संबंधों की ओर ध्यान आकर्षित किया है, जिनके माध्यम से जनसंख्या वृद्धि अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है। पहला है बचत प्रभाव, दूसरा है विनियोग संरचना। ठीक है, अब आप ये सोचोगे कि जनसंख्या से इसका क्या मतलब है, देखिए अभी पढ़ते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। तो बचत प्रभाव दिखाता है कि जनसंख्या वृद्धि द्वारा उच्च प्रजनन के साथ आश्रितता का भार बढ़ने तथा नवयुवक एवं वृद्ध आयु वर्ग में मरणशीलता में कमी के कारण बचत कम हो जाती है, जिसके परिणामस्वरूप कार्यशील आयु समूह की तुलना में गैर कार्यशील आयु समूह में बढ़ोतरी होती है। ऐसे में उत्पादन करने वाले लोग कम तथा उपभोग करने वाले अधिक होते हैं, जिससे प्रति व्यक्ति उपयोग में वृद्धि होती है, बचत में कमी आती है। चाहे उत्पादकता कुछ भी रही हो, किंतु बचतें उसकी अपेक्षाकृत कम होती हैं, जो प्रति श्रमिक अपेक्षाकृत कम आश्रितों की संख्या में होती हैं। देखिए इसका क्या मतलब है, हमने पिछली वीडियो में भी पढ़ा था कि जब आश्रितों की संख्या बढ़ती है, इधर तो शिशु की संख्या बढ़ी है और उधर वृद्धों की संख्या बढ़ी है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आश्रितों की संख्या बढ़ी, इसका मतलब उपभोग बढ़ा, तो आय में से हम कम पैसा बचा पाएंगे, तो बचत कम हो जाएगी, और बचत कम हो जाएगी तो बेशक उत्पादकता हमारी कितनी भी हो,
ठीक है, लेकिन बचत कम होगी। तो प्रति श्रमिक अपेक्षाकृत कम आश्रितों की संख्या में होती है। तो जो बचत है ना, वो आश्रितों की संख्या ज़्यादा और बचत कम है। पहली बात तो यह है कि जनसंख्या वृद्धि के प्रभाव में ये आता है। अब क्या है इसका प्रभाव कि बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण विनियोग का बहुत बड़ा भाग अनुपातक सुविधाओं, विशेषकर सामाजिक पूंजी का पुनर्उत्पादन करने में लगाना पड़ता है। तो जनसंख्या बढ़ गई है, तो जो हम इन्वेस्ट करना चाह रहे थे ना, वो बहुत अनप्रोडक्टिव फैसिलिटीज़ में ही हमें खर्च करना पड़ता है। ठीक है, उससे हमारा कोई उत्पादन नहीं बढ़ता, सिर्फ सामाजिक सुविधाओं को देने में ही हमारा सारा पैसा खर्च हो जाता है। तो एक तरफ तो बचत कम है, ऊपर से निवेश भी कम है। जो बढ़ती हुई जनसंख्या पर खर्च हो जाता है। विनियोग की संरचना वर्तमान श्रम शक्ति की उत्पादकता में वृद्धि उद्देश्य से पूंजी में वृद्धि की बजाय अनुपातक दिशा में बदल जाती है। तो जो भी हम इन्वेस्ट करते हैं ना, उससे कोई हमारी कैपिटल फॉर्मेशन नहीं होती, बल्कि अनप्रोडक्टिव डायरेक्शन में वो चेंज हो जाती है। ठीक है, सिर्फ हम बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए अपनी सारी बचत को ख़त्म कर देते हैं। तो जैसे विनियोग वास्तविक विनियोग ना रह के केवल जनांकीय विनियोग रह जाता है। तो वास्तविक विनियोग तो हो नहीं रहा, निवेश तो हम कर नहीं रहे, क्योंकि निवेश नहीं करेंगे तो पूंजी निर्माण नहीं होगा, कैपिटल फॉर्मेशन नहीं होगी, तो फिर आर्थिक वृद्धि नहीं होगी, आर्थिक वृद्धि नहीं होगी तो आर्थिक विकास नहीं होगा। ठीक है, और हमारी जो बचत होती है पहले ही कम है, तो उसी तरफ क्या है कि हमने जनांकीय विनियोग कर लिया, हमने सिर्फ लोगों के रहन सहन पर ही खर्च कर दिया, उनकी बेसिक नीड्स को पूरा करने में ही अपनी बचतों को ख़त्म कर दिया। तो हम बेसिक और ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाए। उससे क्या होगा कि एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं हो पा रही हैं पूरी। उससे क्या होगा कि एजुकेशन नहीं होगी तो फिर लोग अनपढ़ होंगे तो फिर उन्हें छोटी फैमिली का और जो देश के प्रति उनका दायित्व है कि भाई ज़्यादा योगदान नहीं दे सकते, तो एटलीस्ट छोटे परिवार रखें और उनको स्वस्थ रखें, जिससे कि कैपिटल हमारी ह्यूमन कैपिटल बढ़े। लेकिन ये सब नहीं हो पाता है, पूरा जो सर्कल है ना वो बैक घूम जाता है। फिर कोल एवं हुबर का तर्क है कि इन्होंने विकास को विपरीत रूप से प्रभावित करने वाली 3 जनांकीय शक्तियों के बारे में कहा है कि अगर विकास को विपरीत रूप से प्रभावित करती हैं। क्या? एक तो जनसंख्या का आकार एक तरफ तो मान लिया कि हमारे लिए वो पूंजी के बराबर है, लेकिन तब तक पूंजी के बराबर है जब तक वो एक लिमिट में हो। अगर जनसंख्या जैसे ज़्यादा बढ़ जाती है ना, तो उसका दूसरा इफेक्ट आ जाता है। ठीक है, इसको हम आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे। उसमें हमने देखा है कि किस तरह से जनसंख्या विपरीत प्रभाव डालती है और सकारात्मक प्रभाव भी डालती है। दूसरी बात है वृद्धि दर, तीसरी बात है आयु संरचना। तो ये तीनों शक्तियाँ जनसंख्या पर 3 प्रकार से प्रभाव डालती हैं। पहला पूंजी को निगले जाने का प्रभाव, दूसरा आयु आश्रितता प्रभाव और तीसरा नवयुवक जनसंख्या में वृद्धि के कारण गड़बड़ाते हुए आयु आश्रितता अनुपात को उत्पन्न करना, जो गृहस्थों की बचत को कमी करता है। तीसरा विनियोग दिशा में परिवर्तन प्रभाव, सरकार द्वारा उत्पादन विकासोन्मुख विनियोग से अलग सामाजिक क्षेत्र से बड़ी धनराशि व्यय को उत्पन्न करना। तो देखा वही हमने कि जनसंख्या का आकार बढ़ा होगा तो भी ह्यूमन कैपिटल नहीं बढ़ेगी, कैपिटल फॉर्मेशन नहीं होगा। दूसरी बात है कि जनसंख्या की जो वृद्धि दर है, आश्रितों की संख्या है और आयु संरचना की आश्रित ज़्यादा हैं और वो कम है, तो इसी हिसाब से वो घूम जाता है। तो ये विचार थे किसके? कोल एवं हुवर के। अब है जनसंख्या की गुणवत्ता पर विपरीत प्रभाव। गुणवत्ता पर विपरीत प्रभाव कैसे पड़ेगा? बढ़ती हुई तीव्रता से बढ़ती हुई जनसंख्या अपनी गुणवत्ता पर विपरीत प्रभाव डालती है। ये 2 प्रकार से कार्य करती है। नंबर 1, व्यक्तिगत स्तर पर उपलब्ध अनुमानित प्रमाण बच्चों की संख्या एवं प्रति व्यक्ति संसाधन गहनता के मध्य संबंध को दर्शाते हैं, जो बच्चों की संख्या एवं उनके माता पिता द्वारा वांछित औसत गुणवत्ता के मध्य संबंध को दर्शाता है। स्वास्थ्य तकनीकों के परिणाम स्वरूप मृत्यु पर नियंत्रण पाया गया। ठीक है, क्योंकि हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छी हो गई तो मृत्यु दर कम हो गई। लेकिन दूसरी ओर अनुकूलतम स्वास्थ्य एवं पोषक उपलब्ध कराना पाना कठिन है। ये तो है कि हमने मृत्यु दर पर कंट्रोल कर लिया है, लेकिन जनसंख्या अधिक है कि हम ज़्यादा स्वास्थ्य सेवाएं नहीं दे पाते, उनका भरण पोषण करना मुश्किल हो जाता है। दुर्भाग्य से HRD का विनियोग इस दूरी को तेज़ी से कम करने में सफल नहीं हो पाया है। अतः देश विकास के खतरनाक चरण में है, जिसमें मरते हुए लोगों को बचा लिया जाता है, किंतु ये उत्तरजीवी घटिया स्वास्थ्य, अपर्याप्त पोषण तथा घटिया वैज्ञानिक उपलब्धि का लगातार बढ़ता समूह है। ठीक है, तो हेल्थ फैसिलिटी अच्छी है, जो मर रहे हैं उनको बचा तो लिया है, लेकिन ये हमारे किसका उदाहरण है? ये घटिया स्वास्थ्य, अपर्याप्त पोषण, बच तो गए हैं, लेकिन क्या है कि भाई ना तो उनको पूरी तरीके से न्यूट्रिशंस मिल रहे हैं, हेल्थ भी अच्छी नहीं है उनकी। ठीक है, और घटिया वैज्ञानिक उपलब्धि का लगातार ये ऐसा बढ़ता हुआ समूह है जो कि इस समय हमारी प्रेजेंट पॉपुलेशन है, जो मानव संसाधनों की गुणवत्ता को निरंतर कम कर रहा है। तो सामाजिक क्षेत्र में अप्रबंधित जनसंख्या वृद्धि एक विशाल चक्र को जन्म देती है। तो
हम जनसंख्या वृद्धि पर रोक नहीं लगा पा रहे हैं, तो क्या एक विषैला चक्र बन जाता है, एक पॉइजनस साइकिल बन जाती है। ग्रामीण जनसंख्या का बड़े पैमाने पर शहरों में पलायन होता है, जिससे अनियोजित शहरीकरण होता है। तो जनसंख्या ज़्यादा होगी तो बेरोज़गारी ज़्यादा होगी, बेरोज़गारी ज़्यादा होगी तो जब पैसा नहीं होगा तो ना तो अच्छी तरह से वो न्यूट्रिशंस ले पाएंगे, ना ही अपने आप को ज़्यादा स्वस्थ रख पाएंगे। और दूसरी बात है, जब इतनी पॉपुलेशन होगी तो गांव के लोग शहरों की तरफ पलायन करेंगे, तो शहरीकरण भी अनियोजित हो जाता है। तो सब कुछ ये है एक विषैला दुष्चक्र इसे कहा जा सकता है। अब हम पढ़ लेते हैं कि भारत में जनसंख्या नीति कैसी है। अब क्योंकि हर जो देश है वो अपनी नीतियाँ बनाता है, तो हमारे इंडिया में भी पॉपुलेशन पॉलिसी है। भारत में जनसंख्या की समस्या से जूझने के लिए जरूरी है कि जन्म दर में कमी लाई जाए। उत्तर के देशों के परिणामों को देखते हुए सर्वोत्तम गर्भ निरोधक के रूप में आर्थिक विकास एवं औद्योगिकरण पर अधिक जोर दिया गया है। आर्थिक विकास एवं प्रजननता में कमी के बीच अंतर संबंधों के समर्थन में बेकर द्वारा विकसित मांग सिद्धांत को महत्वपूर्ण माना जाता है। मांग सिद्धांत में पहचान किए गए वृहत सामाजिक आर्थिक चरों में परिवार की आय और मांग की अवसर लागत शामिल है। तो इसका क्या मतलब है देख लेते हैं। देखिए कि जो उत्तर के देश है ना, जो ये नॉर्थ वगैरह के देश हैं, विकसित देश हैं, तो वो क्या करते हैं कि भाई एक तो गर्भ निरोधक के रूप में अपनाते हैं कि भाई चलो मान लो एक कपल है, उसकी शादी हो गई है, तो वो अपने पॉपुलेशन अपने जो फैमिली है उसको थोड़ा कंट्रोल करे, छोटी फैमिली बनाए। ठीक है, तो अगर छोटी फैमिली की तो आर्थिक विकास भी होगा, औद्योगिकरण भी होगा। तो वो कहते हैं कि भाई फैमिली छोटी होनी चाहिए, इसकी जगह आर्थिक विकास पर और औद्योगिकरण पर जोर दिया जाए, क्योंकि जो पैसा बचेगा बेसिक नीड्स को पूरा करने में वो इन्वेस्ट किया जाएगा तो आर्थिक विकास भी होगा और औद्योगिकरण भी होगा। ठीक है, तो आर्थिक विकास और प्रजननता में कमी के बीच अंतर संबंध को ने कहा है कि भाई ऐसे विकसित मांग सिद्धांत को बेकर का महत्वपूर्ण माना जाता है। इसमें क्या है कि आर्थिक विकास होगा अगर प्रजनन दर कम होगी, लोग कम होंगे। अब जैसे एक फैमिली है, उसमें अगर बच्चे कम होते हैं तो उनको ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलती हैं ना, और क्योंकि इनकम तो लिमिटेड है, अब फैसिलिटीज़ ज़्यादा मिलेगी, हेल्थ भी अच्छी होगी, एजुकेशन भी अच्छा होगा, ठीक है, लाइफस्टाइल भी अच्छा होगा। तो क्या होगा कि वो उनमें स्किल बढ़ेगी तो जो यूथ है वो थोड़ा सा डेवलप्ड होगा माइंड से भी, और स्किल भी होंगी, तो वो उत्पादन और ज़्यादा करेगा, उनकी उत्पादकता बढ़ जाएगी। तो इस तरह से एक पूरा एक वो चलता है चक्र। तो उनका जो मांग सिद्धांत है वो क्या है, उनके मांग सिद्धांत के अनुसार परिवार की आय स्तर में वृद्धि के साथ प्रजनन में कमी आती है, कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है तो लोग एजुकेटेड होते हैं, क्योंकि पैसा लगाते हैं हेल्थ पर और एजुकेशन पे, और एजुकेटेड होंगे तो उन्हें छोटी फैमिली के फ़ायदे पता होंगे, तो प्रजनन दर में कमी आती है, क्योंकि माता पिता वर्तमान शिशु पर विनियोग की गुणवत्ता में सुधार करने की कोशिश करते हैं, कि अब फैमिली में कम बच्चे हों लेकिन जो बच्चे हैं उन पर अधिक पैसा खर्च करके उनका लाइफस्टाइल अच्छा बनाया जाए। दूसरा है मांग के समय की अवसर लागत में वृद्धि, अर्थात वैवाहिक महिलाओं की श्रम में भागीदारी होने से शिशु पालन लागत बढ़ जाती है। इसके अतिरिक्त धनराशि खत्म होती है। तो क्या होता है कि जब जो मैरिड वुमेन है वो भी बिजनेस करती हैं या फिर जॉब करती हैं, तो शिशु को पालने की लागत बढ़ जाती है, क्योंकि वो तो या तो मेड रखेंगी या फिर वो बच्चों को हॉस्टल में डालेंगी या फिर क्रच में छोड़ेंगी। तो इससे क्या जो एक्स्ट्रा जो उनके इनकम है वो खर्च हो जाती है, धनराशि खत्म हो जाती है, और यही कारण है कि अधिक बच्चों की अभिलाषा भी खत्म हो जाती है। तो वो सोचते हैं कि भाई एक बच्चे को, जैसे इंडिया में भी है कि बहुत महंगे स्कूल हैं, एजुकेशन भी महंगी है, फिर इसके बाद कोचिंग भी महंगी है, ठीक है, और लाइफस्टाइल भी आजकल फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा चाहिए। तो क्या होता है कि लोगों की अधिक बच्चों की अभिलाषा खत्म हो जाती है, वो एक या दो बच्चों को ही बॉर्न करते हैं, जिसकी वजह से पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाता है। तो इस शोध के पक्ष में पुनर्वितरण स्थिति नामक तर्क दिया गया है, जिसका तात्पर्य है जनसंख्या की समस्या मूलतः केवल संख्या को नियंत्रित करने की नहीं है, वरन आर्थिक विकास और सामाजिक रूपांतरण की है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ जनसंख्या को कम कर दो, बल्कि आर्थिक विकास भी करो, क्योंकि जो अतिरिक्त इनकम है उसे आर्थिक विकास में लगाया जाए। इसकी तुलना नव माल्थसवादियों के वृद्धिकारी सिद्धांत से की जा सकती है, जिनका मानना है कि जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि आर्थिक वृद्धि में बाधा उत्पन्न करती है। ठीक है, तो नव माल्थसवादी जो हैं उनके वृद्धिकारी सिद्धांत के अनुसार कहा जा सकता है कि अगर जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि होगी तो डेफिनेटली आर्थिक वृद्धि में बाधा उत्पन्न करेगी। इसका मतलब जनसंख्या की गति और आर्थिक वृद्धि की गति में विपरीत संबंध है। इस प्रकार तर्क आधारभूत अंतरों को नजरअंदाज करते हैं, जो वर्तमान भारत एवं पिछली शताब्दी के अंत में विकास तुलनात्मक स्तर पर होने वाले उत्तरी देशों के बीच में पाई जाती थी। ठीक है, तो इसमें क्या कहते हैं कि ये
जो तर्क है ना वो आधारभूत अंतरों को नज़रअंदाज कर रहे हैं। वो क्या है? पहली बात, किसी भी उत्तर देश की जनसंख्या इतनी घनी नहीं है जितना कि अब भारत की है। ठीक है, जो उत्तरी देश है ना, तो उनकी जनसंख्या इतनी नहीं है जितनी भारत की है। भारत की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। किसी भी उत्तरी देश में मृत्यु दर में इतनी तीव्रता थी जितनी भारत में देखी गई है। तो उनकी जन्म दर भी कम थी उत्तर के देशों की, और मृत्यु दर भी कम थी। अब हमारे देश में की जनसंख्या की जो जन्म दर है वो तो अभी उसी स्पीड से बढ़ी है, लेकिन मृत्यु दर में बहुत तेज़ी से कमी आ गई। तो जैसे कहते हैं ना, लोग एक कमरे में लोग आते जाएंगे आते जाएंगे आते जाएंगे और निकलेगा कोई भी नहीं, तो क्या होगा? जनसंख्या विस्फोट हो जाएगा। ऐसी स्थिति भारत में हो रही है। अधिकांश उत्तरी देशों में प्रवास के रूप में एक निकास द्वार था, परंतु भारत में ऐसा नहीं है, क्योंकि दूसरे देशों में लोग जाते हैं, वहाँ से निकलते भी हैं, लेकिन हमारे देश में क्या है कि बाहर के लोग भी काफ़ी आके बस जाते हैं, तो निकास द्वार नहीं है। अधिकांश उत्तर देश अपने विकास के प्रारंभिक चरण में बड़े बाजारों में प्रवेश एवं कृषि एवं खनिज कच्चे माल की सुगम उपलब्धि के लिए स्वतंत्र थे, परंतु भारत में ऐसा नहीं है। तो उत्तर के देशों के साथ देखा जाए तो भारत की बराबरी नहीं हो पा रही है, क्योंकि जो चीज़ उत्तर के देशों में है उनके प्रारंभिक चरण में बड़े बाजारों में प्रवेश भी था, कृषि और खनिज कच्चे माल सुगम उपलब्धि के लिए स्वतंत्र थे, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। तो इन्हीं मूलभूत अंतरों के कारण भारत की विकास की गति अन्य देशों से धीमी है। तो हमारे देश में ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं इससे कनेक्टेड, जो हमने अभी ऊपर पढ़ी है उत्तर देशों की तुलना में। तो यहाँ पे जो गति है ना, धीमी गति से हमारा देश आगे बढ़ रहा है। हमारे दृष्टिकोण से जनसंख्या नियंत्रण आर्थिक विकास की गति को तीव्र करने के लिए महत्वपूर्ण कारक है। तो जनसंख्या नियंत्रण अगर हो जाएगा तो हम आर्थिक विकास की गति को तीव्र कर पाएंगे। अतः जनसंख्या नीतियाँ सरकारी हस्तक्षेप का उचित लक्ष्य मानी जाती हैं। तो जनसंख्या की नीति बनाई जानी चाहिए, सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए इसमें, जिससे कि जनसंख्या पे कंट्रोल होगा, तो हमारा देश भी तरक्की के स्तर पर तेज़ी से बढ़ेगा। तो जनसंख्या नीति के फैक्टर्स कौन से हैं, कौन कौन से संगठक होने चाहिए इसमें? तो जनसंख्या नीति के लिए निम्नलिखित बातों पर जोर दिया जाता है। पहली बात तो रोजगार वृद्धि की दर ऐसी हो जिससे कार्यशील आयु जनसंख्या में बेरोजगारी समाप्त हो जाए। तो रोजगार वृद्धि दर अपनानी चाहिए, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा काम रोजगार प्रोवाइड करवाना चाहिए। हमारी गवर्नमेंट को ऐसे उपाय अपनाने चाहिए जिससे कि लोगों को रोज़गार मिले। रोज़गार मिलेंगे तो बेरोज़गारी ख़त्म होगी, और बेरोज़गारी ख़त्म होगी तो उनको आय मिलेगी। आय मिलने से वो हेल्थ और एजुकेशन प्राप्त करेंगे, और एजुकेशन प्राप्त करने पर उन्हें पता चलेगा कि छोटा परिवार सुखी परिवार होता है। तो एक तरह से वो चक्कर चलेगा, पूरा चक्र चलेगा, जिससे कि तो मेन इसमें क्या काम है कि रोज़गार वृद्धि की जाए, बेरोज़गारी ख़त्म की जाए। दूसरी बात है जनसंख्या वृद्धि दर पर नियंत्रण भी पाया जाए। ठीक है, खाली रोज़गार देने से हम वेट नहीं कर सकते ना कि कब उनको रोज़गार मिलेगा, कब उनको आय प्राप्त होगी, कब वो शिक्षा प्राप्त करेंगे, हेल्थ फैसिलिटी लेंगे, फिर वो सोचेंगे। तो साथ ही साथ क्या है, सरकार को जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण भी करना है। तो पूर्ण रोजगार का उद्देश्य क्या है भारत में? भारत में पूर्ण रोजगार करने के लिए बहुत सी कठिनाइयां हैं। अब हमारा पूर्ण रोजगार का स्तर है नहीं, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, उस हिसाब से रोजगार नहीं है, तो बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। तो भारत में पूर्ण रोजगार के लिए अधिक पूंजी और घरेलू क्रय शक्ति में वृद्धि के साथ साथ श्रम प्रधान तकनीक की भी ज़रूरत है, क्योंकि बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है। तो हम पूंजी प्रधान की जगह श्रम प्रधान तकनीक की ज़रूरत होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को काम दिया जा सके। साथ ही गाँव में रहने वाले श्रमिकों के लिए अतिरिक्त रोजगार पैदा करने होंगे, ताकि उनका शहरों की तरफ पलायन कम हो, और वह देश को अतिरिक्त शहरी केंद्रों की आवश्यकता की वित्त व्यवस्था की लागत से बचाया जा सके। क्योंकि गांव के लोग वहाँ पे बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी होती है, तो वो शहरों की तरफ आ जाते हैं। तो अगर वो शहरों में नहीं आएंगे, वहीं पर रहेंगे और उन्हें वहाँ पे काम प्रोवाइड हो जाएगा, या वो अपना स्वरोजगार कर लेंगे, तो क्या होगा कि जो शहरों में आते हैं तो यहाँ पे शहरी केंद्रों की आवश्यकता की वित्त व्यवस्था की लागत से बचाया जा सकता है। यहाँ पे हमें शहरी केंद्रों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तो वहाँ पे पैसा का अरेंजमेंट नहीं करना पड़ेगा, उस कोस्ट से हम बच सकते हैं। कार्यकुशलता में समानता अधिक पाई जाती है, जिसके लिए शिक्षा, प्रशिक्षण तथा पुनर्परीक्षण जैसी चुनौतियों को झेलना पड़ेगा। अभी इन सभी कार्यों में समय लगेगा। हो सकता है कि कार्यशील जनसंख्या को पूर्ण रोजगार देने में 2 दशक का समय लग जाए। अब क्योंकि कार्यकुशलता में, क्योंकि अगर लोग में थोड़ा वो कम पढ़े लिखे होते हैं तो उनमें स्किल कम होती है। स्किल कम होते हैं तो वो इतने कार्यकुशल नहीं होते। ठीक है, तो उनके लिए उन्हें या तो भाई एजुकेशन देनी पड़ेगी, ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, या मतलब जो उनको आता है उसको, जैसे कि कोई भी नई टेक्निक आती है तो उसे अडॉप्ट करने के लिए शिक्षण भी देना पड़ता है। तो अब इन सब कार्यों के लिए पैसा चाहिए। ठीक है, और समय भी लगता है। तो हो सकता है कि पूर्ण रोजगार देने की स्थिति में कम से कम 2 दशक में 20 साल हमें लग जाए। अब है जनसंख्या वृद्धि के उपचार क्या हैं। जनसंख्या वृद्धि तो हो रही है, लेकिन कोई ना कोई तो इसका ट्रीटमेंट होगा ना।
तो जनसंख्या वृद्धि को रोकने का सबसे बेहतर उपाय तो परिवार नियोजन है, जिसमें 2 बातें शामिल होती हैं। नंबर 1, एक युगल के लिए बच्चों की संख्या 1 या 2 तक सीमित करना तथा दोनों बच्चों के बीच में अंतराल होना। तो ये होना चाहिए कि अगर एक कोई मैरिड कपल है तो उनमें एक लिमिट लगानी चाहिए कि एक परिवार में 1 या 2 बच्चे होने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। जैसे जैसे बीच बीच में उठता रहता है कि जिनके 3 बच्चे होंगे उनको सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी। चाइना में भी यही था जब पॉपुलेशन बढ़ी थी, क्योंकि चाइना के बाद हमारा ही नंबर आता है देश भारत का जिसमें पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो उन्होंने 1 चाइल्ड पॉलिसी लगा दी थी कि अगर एक ही बच्चा होगा एक परिवार में, इससे ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन हम कहते हैं भाई 1 या 2 बच्चों तक सीमित कर दिया जाए, और बच्चों में भी गैप होना चाहिए, 2-3 साल का गैप होना चाहिए, जिससे कि उनको बेहतर फैसिलिटीज़ दी जा सके। फिर स्वास्थ्य विज्ञान में आधुनिक विकास ने माता पिता को ये सुविधा दी है कि वह बच्चे योजना अनुसार पैदा कर सकें। विश्व का भारत एक पहला देश है जिसमें परिवार नियोजन को सरकारी नीति के रूप में अपनाया गया है, क्योंकि हमारे देश में सबसे बड़ी संख्या है, वो जो समस्या है वो है जनसंख्या की। तो परिवार नियोजन को सरकारी नीति के रूप में अपनाया गया है। भारत ऐसा पहला देश है विश्व का, ठीक है, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी जो समस्या है वो जनसंख्या की है। तो इसमें क्या है कि आजकल हेल्थ फैसिलिटीज़ इतनी अच्छी हो गई हैं कि बच्चों को अपनी मर्जी से पैदा किया जा सकता है, उनमें अंतराल रखा जा सकता है। अब हम देखते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण और नीति, हम कौन कौन सी नीतियाँ बनी हैं और कब कब बनी हैं। तो भारत सरकार की जनसंख्या नीति लगभग 5 चरणों से होकर गुजरी है। एक तो नगण्यता की अवधि, दूसरा है तटस्थता की अवधि 1947 से 51 तक, फिर है प्रयोग की अवधि 51 से 61 तक। नियंत्रण नीति का प्रारंभ हुआ था 61 से उससे आगे, और प्रतिमान में परिवर्तन हुआ था 1990 के दशक के मध्य से। राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम को 1952 में शुरू किया गया। देखिए, सबसे पहले तो हमारे पास स्टार्टिंग की तो अवधि थी वो नगण्यता थी, यानी कि ना के बराबर कुछ हुआ नहीं था। तटस्थता यानी कि बिल्कुल वो स्टेबल रही थी 1947 से 51, क्योंकि देश अभी भी आज़ाद होकर चुका था, पंचवर्षीय योजना बन रही थी, सब कुछ नए सिरे से हमें सब कुछ करना था। फिर स्टार्ट किया गया एक्सपेरिमेंट के तौर पर 1951 से 61, ठीक है, 10 साल का इसमें समय लग गया। और इसके बाद नियंत्रण नीति का प्रारंभ हुआ था 1961 के बाद से, ठीक है। और जो परिवर्तन हुआ है ना मेन, वो 1990 से हुआ है, क्योंकि 1991 में हमारी LPG बनी थी, तो उसी बीच में ये सब कुछ 90 के बाद से यहाँ पे शुरू हुआ है। तो परिवार नियोजन कार्यक्रम 1952 में शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य था जन्म दर को राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की आवश्यकता के संगत स्तर तक सीमित करना। अब लगभग कितने साल हो गए हैं, 70 साल हो गए हैं, ठीक है, लेकिन अभी तक हम उस उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाए। 1961-52 में परिवार नियोजन के लिए एक आधारभूत ढांचे का सृजन किया गया था, जिसमें निम्नलिखित बातें थीं। दूरसंचार के साधनों के माध्यम से लोगों को छोटा परिवार अपनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। उस समय का वो जो स्लोगन था वो था कि हम दो हमारे तीन, ठीक है। फिर धीरे हुआ कि हम दो हमारे दो, अब है हम दो हमारा एक। ही नारा जो है गवर्नमेंट की तरफ से दिया जा रहा है, जिससे कि लोगों को छोटा परिवार अपनाने के लिए प्रेरित किया जा सके। फिर नगरीय, उपनगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों के विभिन्न स्थानों के माध्यम से परिवार नियोजन के तरीकों को उपलब्ध कराना। जो गांव के लोग हैं, थोड़े शिक्षा के अभाव में उन्हें पता नहीं कि छोटा परिवार सुखी परिवार होता है, छोटे परिवार को ही रखना चाहिए, परिवार को छोटा ही रखना चाहिए, साथ में परिवार नियोजन के तरीके उपलब्ध कराने चाहिए। तो वहाँ पे जाके लोगों को घर घर जाके या ये जो स्वास्थ्य केंद्र में बुलाकर उनको परिवार नियोजन के तरीके बताए जाते हैं। परिवार नियोजन से संबंधित विभिन्न सेवाएं उपलब्ध कराना। परिवार नियोजन केंद्रों की स्थापना करना कि अगर कोई अपने परिवार को लिमिट में रखना चाहता है, परिवार नियोजन केंद्रों की स्थापना करना है, जहाँ कि उनको वो ऑपरेशन वगैरह की फैसिलिटी दी जाए, वो अपनी नसबंदी करा सकें, जिसकी वजह से परिवार को छोटा रखा जा सके। बंदेकरण जैसे परिवार नियोजन के तरीकों को अपनाकर उनके लिए प्रेरक को वित्तीय सहायता देना। बंदेकरण वही नसबंदी, उसमें क्या होता है कि वो बेबी बॉर्न होने की को रोक दिया जाता है, जिससे कि और बेबी बॉर्न ना हो सके, और उनके लिए अगर जो इस बात को अपनाता है उसके लिए थोड़ी सी वित्तीय सहायता भी उनको दी जाती है, जिससे कि इसी से प्रेरित होकर लोग इस बात को समझें। शिशुओं की मृत्यु दर में कमी लाने के लिए स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना, क्योंकि अब गांव के लोग होते हैं, कई बार उनके पास फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं, तो उनके बच्चे पैदा होते ही मर जाते हैं। तो कभी उनको ना डर रहता है कि क्या पता, पहले ना बहुत सारे बेबी बॉर्न होते थे और बहुत सारे मर भी जाते थे, 8-8 10-10 बेबी एक फैमिली में होते थे, और कभी मुश्किल से 1 या 2 बचते थे। इसकी वजह से भी वो जन्म दर अधिक हुआ करती थी। लेकिन अब शिशु मृत्यु की दर में कमी लाने के लिए स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध करवाना, कि जब बच्चे माँ बाप श्योर हो जाएंगे कि उनका जो बेबी है वो लॉन्ग टाइम तक जिएगा, तो फिर वो अपने परिवार को बड़ा नहीं करेंगे।
महिला शिक्षा में रोजगार को प्रोत्साहित करना, कि महिलाओं को शिक्षित करना, क्योंकि महिला शिक्षित होंगी तो इस बात को समझेंगी और अपनी फैमिली को छोटा रखेंगी। और साथ में उनको रोज़गार के लिए प्रोत्साहित करना, कि जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि रोज़गार में लगी होंगी तो उनको बेबी को पालने में दिक्कत आएगी तो वो अपने परिवार को सीमित रखेंगी, क्योंकि उसको पालने के लिए क्रच वगैरह या उसमें से भेजना पड़ेगा या मेड रखनी पड़ेगी, तो पैसा ज़्यादा खर्च हो जाएगा, तो ज़्यादा पैसा अफोर्ड नहीं कर पाएंगे तो अपने परिवार को छोटा रखेंगे। फिर देर से विवाह को प्रोत्साहित करना, कि बच्चों को पहले पढ़ा लिखा के किसी काबिल बना दो, और विवाह देर से होगा तो बेबी भी देर से होंगे। तो बीमारियों के विरुद्ध पोषण, टीकाकरण एवं अन्य रक्षात्मक एवं बचाव उपायों का प्रावधान करना, कि अगर बीमारी हो भी जाती है तो होता है ना कि भाई पैदा होते ही बच्चों को टीका लगाया जाता है, ठीक है, तो जिससे कि वो बचा रहे और वो स्वस्थ रहे। स्वास्थ्य एवं प्रजनन के जीव विज्ञान की शिक्षा की व्यवस्था करना, कि स्कूलों में भी पढ़ाया जाता है ना बायोलॉजी में चैप्टर्स को, रिप्रोडक्शन वगैरह, और उसको रोकने के उपाय भी बताए जाते हैं। तो इसका मेन मोटिव गवर्नमेंट का ये है कि लोगों को छोटी उम्र में ही पता चल जाए कि किस तरह से अपनी फैमिली को छोटा रखा जा सकता है। प्रसव की वैधानिक समाप्ति के लिए अवसरों के विषय में अधिक जागरूकता पैदा करना, और परिवार नियोजन के तरीकों एवं उनके उपयोग से संबंधित अधिक गहन शोध करना, रिसर्चेस करना, कि किस तरह से परिवार नियोजन के तरीकों को अपनाया जा सकता है। तो संक्षेप में परिवार नियोजन सामाजिक रूपांतरण का एक माध्यम है, अतः परिवार नियोजन कार्यक्रम की परिवार कल्याण नियोजन कार्यक्रम के रूप में एक पुनः रूपरेखा तैयार की गई। पहले परिवार नियोजन कार्यक्रम से जाना जाता था, अब इसे परिवार कल्याण नियोजन के नाम से जाना जाता है। ये सरकार ने 15 अक्टूबर 1997 को पुनर्प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य शुरू किया था, एक नीति इसकी रूपरेखा जनसंख्या का समाधान करने के उद्देश्य से एक भिन्न दृष्टिकोण को लागू करने के लिए तैयार की गई थी। एक ऐसी रूपरेखा जिसमें परिवार नियोजन सेवाओं को पुनर्प्रजनन स्वास्थ्य के वृहत संदर्भ में देखा गया, ठीक है। तो परिवार नियोजन को पुनर्प्रजनन स्वास्थ्य के वृहत बड़े तरीके से इसको देखा गया। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति बनी 2000 में, तो ये 15 फरवरी 2000 को एक राष्ट्रीय जनसंख्या नीति बनी, और इसके उद्देश्य थे पहला तो ये था कि बिना पूरी हुई ज़रूरतों को पूरा करना, जैसे देश में गर्भ निरोधक का प्रयोग, स्वास्थ्य देखरेख, विनिर्माण तथा समाकलन सेवाओं पर जोर देना, कि जो अभी हमारी ज़रूरतें पूरी नहीं है उनको पूरा किया जाए, कि लोगों को छोटा परिवार रखना है ये तो बताया जाए, साथ में जो ज़रूरी है ना, जैसे गर्भ निरोधक दवाइयाँ होती हैं उनका प्रयोग करके या स्वास्थ्य देखरेख करके इन पर जोर देना। दूसरी बात है मध्यस्थ अवधि का उद्देश्य प्रतिस्थापन स्तर के कुल प्रजनन, जिसमें प्रति युगल के पास 2 बच्चे होने चाहिए। इसमें होना चाहिए कि प्रति युगल के पास 2 बच्चे होने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ये तो मध्यम स्थिति का था, ठीक है। अवधिकालीन उद्देश्य क्या है कि साल 2045 तक जनसंख्या में स्थिरता लाना, ठीक है। 2022 तो हो गया है, 2045 तक जनसंख्या में स्थिरता लाना, कम से कम 2 दशक तो लग ही जाएंगे। नीति में 16 उन्नत व प्रोत्साहित करने वाले उपाय बताए गए हैं जिन्हें लागू करना है, तथा उनके कुछ जरूरी उपाय नीचे दिए गए हैं। तो इसके लिए कितने उपाय बताए गए हैं? 16, ठीक है। पहला है कि वह दंपति जो 2 बच्चों के साथ रहते हैं तथा आगे के लिए परिवार नियंत्रित रखते हैं तो उन्हें 5000 रुपये का स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा, ठीक है। कि वो कहते हैं भाई 2 बच्चे हैं और अब आगे वो और बेबी बॉर्न नहीं करेंगे तो उन्हें 5000 रुपये का स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा। दूसरा है उन पंचायत व जिला परिषदों को इनाम दिया जाएगा जो छोटी परिषद नीति को अपनाने वाले को प्रोत्साहित देंगे, ठीक है। छोटी परिषद नहीं, यहाँ पे परिवार रहेगा। तो जिन पंचायतों में, जिन जिला परिषदों में फैमिली छोटी रहेंगी उनको इनाम दिया जाएगा। गर्भपात की योजनाओं को मजबूत करना, देखो पहली बात तो गर्भपात अबॉर्शन होना नहीं चाहिए, बेबी को सोच समझ के बॉर्न करना चाहिए, लेकिन अगर हो भी गया है तो उसको मजबूत करना, कि ऐसा नहीं है कि भाई एक तो हमारी गवर्नमेंट कहती है भाई अबॉर्ट मत कराओ, तो हमारे देश में अबॉर्ट किसको कराते हैं? जो गर्ल्स होती हैं, ठीक है। ये होता है ना कि लड़की है तो अबॉर्ट करा देते हैं। तो गर्भपात की योजनाओं को मजबूत करना भी एक काम है। तो बेबी को जब बोर्न करो तो उसे मतलब या तो पालो, वैसे तो गर्भपात होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर होता है तो उन योजनाओं को मजबूत करना कि अगर ऐसी मजबूरी आ भी गई तो वो अबॉर्ट करा पाए। कोष में उधार का प्रबंध करना ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध कराई जाए। अब क्या है कि कभी कभी क्या होता है कि जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उसको टाइम पे एम्बुलेंस सेवा नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से उसके बेबी को खतरा हो जाता है, उसकी जान को भी खतरा हो जाता है। तो उसके लिए अगर उन्हें पैसे की ज़रूरत है तो उनके लिए फ़ंड प्रोवाइड करवाना। बाल विवाह नियंत्रण अधिनियम में प्रसव पूर्व निदान तकनीक को सख्ती से लागू करना। एक तो बाल विवाह नियंत्रण करना है कि बच्चों का मतलब जो विवाह है ना एक सही एज में होना चाहिए, छोटी एज में नहीं होना चाहिए।
और प्रसव से पहले जो भी टेक्निक है उनको सख्ती से लागू करना। ऐसे दंपति जो गरीबी रेखा के नीचे हैं उनने कानूनी तौर पर सही उम्र में विवाह किया है तो पहला बच्चा माँ की 21 वर्ष की आयु के बाद ही पैदा हुआ हो, छोटे परिवार की नीति को मानते हो और 2 बच्चों के बाद परिवार नियोजन अपनाते हो, उन्हें इनाम दिया जाना कि पहला बेबी हो जब उसकी मदर 21 साल की उसके बाद होना चाहिए। छोटा परिवार हो, 2 ही बच्चे हों तो उन्हें अगर ये इनको मानते हैं तो उन्हें इनाम भी दिया जाए। सरकार ने जनसंख्या पर राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की है जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं और उनका उद्देश्य नई नीति उपायों को देखना है। ठीक है, तो ये कि भाई जो प्रधानमंत्री अध्यक्ष हैं किसके जनसंख्या पर राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई है उसके लिए। ठीक है, तो उसके लिए नई नई नीतियाँ बनाना और उन्हें लागू करवाना। उपलब्धि और सेवाएं क्या हैं? ऐसा अनुमान लगाया गया है कि 1956 से 2011 के दौरान परिवार कल्याण कार्यक्रमों के माध्यम से करीब 320 मिलियन जन को रोका गया तथा परिवार नियोजन उपायों को 2011 में लागू करने किया गया था। उनको अपनाने वालों की संख्या 62.9 मिलियन के स्तर पर सर्वाधिक थी। युगल संरक्षण की दर में 48% तक की वृद्धि की गई है। राज्यों और जनपदों के बीच तुलनात्मक कार्य निष्पादन से संबंधित अध्ययनों से पता चलता है कि कार्यक्रम का निष्पादन देश के कई भागों में बहुत अच्छी तरीके से किया गया है तथा कई जगह संतोषजनक भी रहा है। इससे स्पष्ट होता है कि भारत में जनन के संक्रमण पहले से आरंभ हो गया तथा तेजी से अंतिम अवस्था की ओर बढ़ रहा है। ठीक है, तो जैसे कोई बीमारी हो जाती है ना उसे रोका जाता है, वो संक्रमण कहलाता है। तो इसी तरह जनांकीय संक्रमण अब स्टार्ट हो गया है। मतलब अभी क्या है कि लोगों को छोटी फैमिली के फ़ायदे पता चल रहे हैं, कहीं दंड देकर या फिर कहीं पे इनाम देकर इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करवाया जा रहा है। परिणामों से पता चला है कि पिछले 5 दशकों में विभिन्न स्तर पर देश में किए गए प्रयास व्यर्थ नहीं गए हैं, कुछ ना कुछ तो फ़ायदा हुआ है। ठीक है, अब परिवार नियोजन को लोकप्रिय बनाने के सुझाव, क्योंकि जो एजुकेटेड लोग हैं वो तो परिवार नियोजन के महत्व को जानते हैं, जो नहीं हैं उनको उनके लिए लोकप्रिय बनाने के लिए क्या सुझाव है? परिवार नियोजन कार्यक्रम की सफलता के लिए छोटे परिवारों की मांग तथा परिवार नियोजन सेवाओं की पूर्ति दोनों शामिल हैं। इसमें पहले है मांग प्रजनन का मूल निर्धारक तत्व प्रदर्शित करती है। छोटे परिवारों की मांग के स्तर को निर्धारित करने वाले 5 चर शिक्षा, आर्थिक नीति, स्वास्थ्य, शहरीकरण तथा महिलाओं की स्थिति होती है। इनके मूल्यगत निर्णयों में वृद्धि के परिणाम स्वरूप एक बड़े अनुपात में महिलाएं कम बच्चे चाहती हैं, क्योंकि महिला क्या होता है कि बहुत अब जो लेडीज़ है ना वो भी ज़्यादा बेबी नहीं चाहती, वो 1 या 2 बेबी को ही पालना पसंद करती हैं और उन्हीं को स्वस्थ रखना चाहती हैं, उन्हीं को एजुकेटेड करना चाहती हैं। इससे परिवार नियोजन सूचना एवं सेवाओं तथा गर्भ निरोधक सेवाओं की मांग में कमी आती है। तो जब महिलाएं खुद ही इस बात को फॉलो करेंगी कि उन्हें फैमिली छोटी रखनी है तो परिवार नियोजन की सूचनाएँ और जो सेवाएँ हैं वो ज़्यादा प्रोवाइड कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी वो इन बात को समझ गई है। फिर है पूर्ति का संबंध उस प्रक्रिया से है जिसके माध्यम से मांग वास्तविक प्रजनन व्यवहार से व्यक्त हो जाता है। इससे परिवार नियोजन को लोकप्रिय बनाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण सुझाव इस प्रकार हैं। पहली बात तो विश्वसनीय सुरक्षा की व्यवस्था। छोटे परिवार के आदर्श का प्रचार करने के लिए जीवन निर्वाह सुरक्षा व्यवस्था की जरूरत होती है। जैसे ही राज्य इस प्रकार की सुरक्षा देना शुरू करता है, इससे उस दृष्टिकोण के नवीन होने में सहायता मिल जाती है जिसके अंतर्गत बच्चों को जीवन निर्वाह के लिए अपरिहार्य नहीं माना जाता। तो सबसे पहली बात तो है विश्वसनीय सुरक्षा की व्यवस्था करना कि जो आपके बेबी हैं वो स्वस्थ रहेंगे, उस बात की व्यवस्था की जाए। दूसरा है मौलिक शिक्षा पर विचार करना। ये माना जाता है कि शिक्षा अपने मनोवैज्ञानिक विस्तृत दृष्टिकोण को प्रभावित करके परिवार के आकार को प्रभावित करेगी। शिक्षा विशेषकर महिलाओं में प्रजनन के प्रति अधिक सकारात्मक प्रभाव देती है, अप्रत्यक्ष रूप से भी ये कार्य करती है। तो जब सबसे बड़ी बात है कि गर्ल्स को पढ़ाना चाहिए। अगर गर्ल्स एजुकेटेड होंगी तो वो छोटे परिवार को महत्व समझेंगी और साथ ही अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान में रखते हुए अपने परिवार को सीमित रखेंगी। तो इसमें क्या है कि विद्यालय जाने से लड़कियों का विवाह भी देर से होता है, जिससे उनके शिशु जनन वर्षों की संख्या कम रह जाती है। ठीक है, तो अध्ययनों से पता चला है कि यदि लड़कियों का विवाह 2 वर्ष देर से किया जाए तो जन्म दर में लगभग 25% की कमी आती है। इसके 2 फायदे होते हैं ना, एक तो वो पढ़ने जा रही हैं, एजुकेटेड हो रही हैं तो उनका माइंड डेवलप हो रहा है, वो स्वास्थ्य के प्रति सचेत हो रही हैं। दूसरी बात है कि जो प्रजनन दर है उसमें 2 साल की देरी होगी तो लगभग 25% तक जो जनसंख्या है उसको कम किया जा सकता है। कब? अगर उनको 2 साल भी उनकी शादी लेट होती है। ठीक है, दूसरा है विद्यालय जाने वाली लड़कियों की रोजगार प्राप्ति संभावनाएं बढ़ती हैं। वो रोजगार के लिए प्रेरित होंगी, बिजनेस या जॉब करना चाहेंगी तो डेफिनेटली फिर वही होगा कि वो अपने परिवार को सीमित रखेंगी। थर्ड है शिक्षित माता पिता अपने बच्चों को भी बेहतर शिक्षा व वातावरण देना चाहेंगे। इन आकांक्षाओं की प्राप्ति हेतु परिवार का छोटा आकार रखना होगा।
इसी प्रकार निरक्षर माता पिता में भी अपने बच्चों को शिक्षा देने की प्रवृत्ति देखी जा रही है, जिससे प्रजनन नियमन को देखा जा सकता है। तो जैसे हमने पहले भी कहा था कि अगर जो माँ बाप अभी खुद नहीं पढ़े हैं लेकिन वो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं और पढ़ाना चाहते हैं तो पढ़ते पढ़ते एज थोड़ी सही हो जाती है, तो उससे क्या होता है, प्रजनन दर में जो उनकी आयु थी वो थोड़ी कम हो जाती है और उसमें जनसंख्या में कमी लाई जा सकती है। शिक्षा में शिशु मरणशीलता में भी कमी लाती है। थोड़ी बहुत शिक्षा लेने वाले मौलिक सफाई व टीकाकरण एवं प्रतिजैविकी मूल्यों के विषय में थोड़े सावधान हो जाते हैं। इस प्रकार की माताओं को बोध होता है कि बच्चे जीवित रहें, उसके लिए बच्चों की संख्या कम होनी चाहिए। अतः केवल बीमा के रूप में अतिरिक्त बच्चों की चाह भी संभावना कम हो जाती है। तो देखिए, जब एजुकेटेड होंगे तो उन्हें पता होगा कि कब टीके लगवाने हैं, कैसे बच्चों को साफ़ सफाई रखनी है जिससे कि उनमें कोई बीमारी ना हो और वो अधिक देर तक जीवित रह सकें। और दूसरी तरफ ये होता है ना कि जैसे जो अनएजुकेटेड लोग होते हैं ना, वही सोचते हैं कि ज़्यादा बच्चे होंगे तो ज़्यादा पैसा कमाएंगे, घर की आय बढ़ जाएगी। ठीक है, वो इस बात पे विचार नहीं करते कि ज़्यादा लोग होंगे तो उनके लिए उतना खर्च भी करना पड़ेगा, उनको फैसिलिटीज़ नहीं देंगे तो उनमें मृत्यु दर भी हो सकती है, मृत्यु भी हो सकती है बच्चों की। तो जो समझते हैं ना कि वो बीमा है कि जो बच्चे हैं, ख़ासतौर से लड़के, ये तो हमारे लिए भाई एक चेक के समान है, बीमा है ज़िंदगी का, वो जितने बच्चे होंगे हमारी केयर करेंगे, तो इस बात की चाह उनकी संभावना कम हो जाती है। शिक्षा को सर्वोत्तम गर्भ निरोधक माना जाता है क्योंकि शिक्षित पुरुष व महिला गर्भ निरोधक तरीकों को अधिक अपनाते हैं। अनुभव से पता चलता है कि उन राज्यों में जन्म दर अपेक्षाकृत कम पाई जाती है जिसमें महिला साक्षरता दर अधिक है। तो जैसे केरल है ना, केरल बहुत एजुकेटेड स्टेट मानी जाती है, वहाँ पे बॉयज़ और गर्ल्स दोनों ही पढ़ती हैं। तो जब वो जहाँ पे महिला साक्षर अधिक होंगी, ज़्यादा एजुकेटेड होंगी लेडीज़, तो उन्हें पता होगा कि किस तरह से गर्भ निरोधक तरीकों को अपनाया जा सकता है। एक समुदाय के शिक्षित सदस्य प्रजनन से संबंधित अपने ज्ञान व प्राथमिकताओं को अशिक्षित लोगों तक पहुंचाते हैं। तो जो शिक्षित सदस्य होते हैं, जैसे कि मान लो हम एजुकेटेड हैं तो हमारे घर में जो मेड आती हैं हम उनको भी शिक्षित करेंगे, उनको जागरूक करेंगे। तो इसी तरह होता है ना, जो शिक्षा है ना वो एक से दूसरे तक पहुँचती चली जाती है। तो अशिक्षित लोगों को भी छोटी फैमिली के जो फ़ायदे हैं वो समझ में आ रहे हैं। वस्तुतः स्मर्ट्स का कहना बिल्कुल ठीक है कि लड़कियों की शिक्षा से विनियोग करना सर्वाधिक प्रतिफल वाला एक विनियोग हो सकता है। कि इन्वेस्टमेंट करो तो किस पर करो, लड़कियों की शिक्षा पर करो। पहले लड़कियों को तो बिल्कुल पढ़ाया नहीं जाता था, लेकिन समझ कहते हैं कि लड़कियों को शिक्षा देना एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट माना जा सकता है। किसी अन्य की एक बहुत उचित टिप्पणी है कि सभी लड़कियों को विद्यालयों में डाल दो, भारत की समस्याएं स्वतः समाप्त हो जाएंगी। कि गर्ल्स अगर पढ़ रही होंगी ना तो उनकी शादी नहीं होगी तो फैमिली जल्दी से नहीं बढ़ेगी, तो जो जनसंख्या है वो तेज़ी से कम हो जाएगी। तो ये बात पूर्णतः सही है कि गर्भ निरोधक ही विकास का सर्वोत्तम तरीका है, किंतु इस बात पर भी जोर दिया जाने लगा है कि महिलाओं का विकास सर्वोत्तम गर्भ निरोधक है। तो सबसे अच्छी बात यह है कि गर्ल्स को भी बहुत पढ़ाया लिखाया जाए, क्योंकि अगर घर में लेडी पढ़ी लिखी होती है ना तो पूरी फैमिली बहुत तरक्की करती है। क्योंकि जो लेडीज़ होती हैं वो घर की नींव होती हैं, और नींव अगर स्ट्रॉन्ग होगी तो डेफिनेटली बिल्डिंग भी बहुत अधिक मजबूत बनेगी, मतलब परिवार भी मजबूत होगा। तो ये लेक्चर बहुत लंबा हो गया है, लेकिन हमने बहुत डिटेल में पढ़ लिया है, क्योंकि ये सिर्फ एमए इकोनॉमिक्स में ही काम आने वाले लेक्चर्स नहीं है। इससे आगे आपको कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना है, पीएचडी करनी है, तो सभी के लिए काम आएगा। इससे मैं बहुत डिटेल में पढ़ा रही हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।